प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर हीटिंग का। ठीक है, अभी हमने देखा कि आपने डिफाइन किया है इंसुलेशन को, आपने देखा एल्बिडो क्या होती है, फिर आपने नेट रेडिएशन और प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ये देखा है। अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकल ऑफ टेम्परेचर, यहां हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, द लैप्स रेट का एंड टेम्परेचर इन्वर्जन का। टेम्परेचर इन्वर्जन, लैप्स रेट हमारे पास है कि इन ट्रोपोस्फीयर में बात करें तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है जब हम टूवर्ड्स मूव करते हैं हाइट के ऊपर की तरफ। 6.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करता है एज वी मूव अपवर्ड एवरी 1 किलोमीटर। एवरी 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 3.6 कर लें इसको फ़ारेनहाइट डिग्री पर 100 फीट, इसे हम बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट ट्रोपोस्फीयर के अंदर, आपको याद है जब हम एटमॉस्फेयर डिवीजन कर रहे थे लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर फर्स्ट लेक्चर में, हमने बात की थी ट्रोपोस्फीयर में एज मूव असेंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब रेट ऑफ डिक्रीज क्या है कि एवरी 1000 मीटर या एवरी 1 किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीजेस 6.5 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में हम मेजर करना चाहिए 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एवरी 100 फीट टेम्परेचर डिक्रीज करता है, विच इज कॉल्ड द लैप्स रेट। क्योंकि हम ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो वर्टिकल ये डिक्रीज आता है टेम्परेचर, एक ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। सेकंड आता है हमारे पास टेम्परेचर इन्वर्जन का। इन्वर्जन हमारे पास है टेम्परेचर का उलट हो जाना, मतलब ट्रोपोस्फियर में यूजली सरफेस से ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज करता है लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सरफेस का टेम्परेचर इन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर कम होने के बजाय टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्या रीजन है क्यों बढ़ता है, तो इसका हम दो कैटेगरी बनाते हैं इसकी, सरफेस इन्वर्जन की एंड अपर एयर इन्वर्जन। सरफेस इन्वर्जन एंड अपर एयर इन्वर्जन। अब सरफेस इन्वर्जन में हमारे पास क्या आ जाता है, अब सोच देखिए, ये हमारे पास सरफेस है, यूजली टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है यहां पर। अब यहां पर सपोज दैट टेम्परेचर हमारे पास आ गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज दैट, ठीक है। अब होता कुछ ये है कि यहाँ पर कोल्ड करंट, ये वाला जो रीजन हमारे पास लो एटमॉस्फेरिक रीजन था, तो हुआ ये कुछ कि इस लो एटमॉस्फेयर को कवर करने के लिए कई साइड से विंड मूव करती है जो कि कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे है, या कोल्ड विंड आप कह लें मूव करती है, कोल्ड विंड। अब कोल्ड विंड जब यहां पहुंची है तो यहाँ 20 टेम्परेचर है, पर कोल्ड विंड यहां पहुंची है तो यहाँ टेम्परेचर सपोज है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर हमारे पास जो लेयर है यहाँ पर 20 टेम्परेचर है, आगे फिर ऑब्वियसली कम 18 कम होगा, लेकिन इसके नीचे जब वो विंड पहुंची है तो उसने टेम्परेचर उस पूरे एरिया का कम कर दिया है। अब इस सिनेरियो के अंदर जब आप देखते हैं कि भाई यहां पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी था, तो अगर हम ए को मूव ना करवाएं तो ए यहां पर टेम्परेचर हमारे पास कम, यहां पर 30 होना चाहिए, ए पर, बी पर 20 होना चाहिए और सी पर 10 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब कोल्ड विंड मूव कर दी तो उस कोल्ड विंड ने 30 टेम्परेचर को कम करके 10 कर दिया। अब ये उलट हो गया, ट्रोपोस्फियर के अंदर टेम्परेचर को डिक्रीज होना चाहिए
बट यहाँ पर 10 या फिर 20 आ गया, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस इन्वर्जन, है टेम्परेचर इन्वर्जन बट सरफेस इन्वर्जन। करते हैं बिल्कुल। हाँ, ये एक एस्पेक्ट है ये भी कि जितने भी विंड्स हैं टुवर्ड्स सन ओशन से मूव करती हैं, वो ओबियसली जो सराउंडिंग एरिया का लैंड एरिया वो उसके जो टेम्परेचर को आप कहें टेम्परेट कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं। वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ विंड का अगर आप उसी को लेके चलें कि इम्पैक्ट डालती हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम बना रही है लैब सेट में। वो ज्योग्राफी के लिए लैब सेट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, बट जब हम मेजर करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होना तो रीजन तलाश की, तो इसमें फिर नया कॉन्सेप्ट आता है सरफेस इन्वर्जन का। ठीक है, वो विंड पढ़ते हैं अभी हम मजीद इफेक्ट क्या होता है विंड्स का। अभी इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लैब सेट का और टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में अब ये तो हमने किया ना, बिल्कुल लैटिट्यूडनल ऊपर हम चले गए, सरफेस के ऊपर चले गए। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, सरफेस के ऊपर ही रहना, सतह की जमीन के ऊपर रहना, लेकिन नॉर्थ या साउथ की तरफ चलना। ठीक है, तो उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमने कुछ ऐसे किया हुआ है। ये हमारे पास सेंट्रल लाइन है जो इक्वेटर, जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, विच इज कॉल्ड इक्वेटर, और ये कितने 0 डिग्री पर है हमारे पास। इस तरह एक इंपॉर्टेंट हमारे पास लैटिट्यूड है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, which is 23.5 degree north. Similarly, another important latitude which is Tropic of 23 degree and 23.5 degree south. फिर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड आता है आर्कटिक सर्कल, 6.5 degree north, and other one Antarctic circle, which is 66.5 degree south, and the poles आ जाते हैं हमारे पास नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल 90 डिग्री पे, एंड नॉर्थ पोल भी 90। ये एक मैं डायग्राम बनाया है वर्ल्ड का। अच्छा, इक्वेटर के दोनों साइड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के पास ये रीजन हमारे पास आता है। which is called torrid zone, TORRID, टोरड जोन। ये एरिया वर्ल्ड का हॉटेस्ट एरिया है, टोरड जोन का। ठीक है, अगर हम औसतन की बात करें तो 68 डिग्री फॉरेनहाइट इसका आइसोथर्म्स है, जहां इसको ये सेपरेट कर दे टेम्परेट जोन के साथ। मैं समझाता हूँ इसको आगे। 68 डिग्री ये टोरड जोन है। देन नेक्स्ट हमारे पास ये जो रीजन बचता है, ये वाला, दैट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन।
टेम्परेट जोन, ठीक है, दोनों टॉरड जोन। टेम्परेट जोन ये हमारे पास 50 डिग्री फॉरेनहाइट है जो उसको सेपरेट करता है फ्रॉम फ्रिजिड जोन से। और लास्ट हमारे पास है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन फ्रिजिड जोन जो कि थैंक यू, जो कि सबसे ज्यादा कंपैरेटिव टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ देख लें सबसे लो रीजन में टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू सर्द, मतलब सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट प्लेस टॉरड जोन, टेम्परेट आप कह लें कि ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा वो कोल्ड है, एंड फ्रिजिड जोन वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। अगर इसको टेम्परेचर में मेजर करना चाहते हैं तो 68 डिग्री फॉरेनहाइट हमारे पास मैक्सिमम बैरियर है। मतलब आप देखिए ये हॉटेस्ट प्लेस है, यहाँ पर टेम्परेचर आपको 68 डिग्री से ऑनवर्ड ज्यादा ही होगा। टॉरड जोन में टेम्परेचर 68 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा ही होगा, बिकॉज ये लास्ट लिमिट है 68 डिग्री फॉरेनहाइट। उसके बाद टेम्परेट जोन आ जाता है। तो 68 डिग्री फॉरेनहाइट से लेके 50 डिग्री फॉरेनहाइट के दरमियान वाला जो टेम्परेचर जोन है ये टेम्परेट जोन है। एंड द लास्ट वन जो कि हमारे पास 50 से ऑनवर्ड 90 पर जाता है फ्रिजिड जोन कहलाता है, जो कि माइनस में 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इस वर्ल्ड मैप को देखें तो इसमें भी आप देखिए कि ये जो रीजन हमारे पास बचता है ये बिल्कुल मेरा मार्कर की जो मूव कर रहा है, अब ये रीजन हमारे पास आता है टॉरड जोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास ये वाला रीजन, इसमें देखिए पूरा आपके पास पार्ट ऑफ इंडिया आ जाता है, सदर्न पोर्शन ऑफ एशिया पूरा आ जाता है इसमें, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पोर्शन आता है इसके अंदर, देन अफ्रीका आ जाता है, ऑलमोस्ट सारा अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, अफ्रीका आ जाता है हमारे पास, एंड सेंट्रल अमेरिका और सदर्न अमेरिका सारा पोर्शन। तो यानी ये जो पोर्शन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान आता है, दुनिया का गर्म तरीन खिता है। ठीक हो गया। सेकेंड वाला जो टेम्परेट जोन में आ जाता है हमारे पास वो ये एरिया है, ये वाला और इधर से ये वाला, हाँ 66, मतलब ये वाला दो पट्टियां दोनों तरफ आ जाती हैं, ये एक तरफ नहीं होगा दोनों तरफ होता है, ग्लोब के दोनों तरफ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तो यहाँ पर टेम्परेचर यूजली ओशन ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लैंड एरिया ज्यादा आ रहा है। तो यूरोप ऑलमोस्ट, यूरोप का 80% एरिया सारे का सारा आपका टेम्परेट जोन में चला जाता है। ठीक है, और लास्ट बेल्ट हमारे पास बचती है फ्रिजिड जोन की, जो कि नॉर्वे से ऑनवर्ड आप देख सकते हैं, कनाडा का नॉर्दर्न पोर्शन आ जाता है, रशिया का कुछ साइबेरियन एरिया आ जाता है जो कि हमारा फ्रिजिड जोन में, और यहाँ पर हमारे पास अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सारे का सारा फ्रिजिड जोन में चला जाता है। ये साल भर का टेम्परेचर है, हाँ ये पूरे साल का टेम्परेचर है। माइनस वेरिएशन आती है समर और विंटर में, लेकिन एज अ होल पूरे रीजन तो फर्क नहीं पड़ता उसका। अभी हम फर्दर करेंगे तो इसकी प्रेशर बेल्ट्स में, तो वहां टेम्परेचर का थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड या थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर है इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा एक पॉइंट आता है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर of a day and the minimum temperature of day, the difference of maximum and minimum temperature of one day या a day is called daily range of temperature. Suppose that maximum temperature एक दिन में हमारे पास चला गया, लाइक आज ही का देख लें तो कितना था हमारे पास, 43 कर लें, 44 डिग्री कर लें, 44 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना है आज हमारे पास, सपोज दैट वो 20 डिग्री कर लें इसको, तो हमारे पास जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर आती है वो 44 माइनस 20, क्या आंसर है हमारे पास 20। तो 20 हमारे पास डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है। इसी तरह हमारे पास एनुअल रेंज भी निकाल लिया आपने ऐसे ही,
annual range of temperature. The average temperature of a hottest month of a year and the average temperature of the coldest month of the year. The difference between them is called annual range of temperature. In average temperature, hottest month minus average temperature of the coldest month, हमारे पास है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. सपोज दैट एवरेज टेम्परेचर जो हमारे को होटेस्ट मंथ का आया था वो 45 डिग्री आया और एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ का आया था वो हमारे पास 10 डिग्री आया. तो इसमें हमारे पास रेंज आ जाएगी 35. तो यूजुअली जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन होती है एज कंपेयर टू डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर. क्लियर पॉइंट. देखिए अभी हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन की हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. क्वेश्चन आम बन जाता है इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आना दो पॉइंट डिस्कस करने हैं आपने, द लेफ्ट साइड डिस्कस करना है और टेम्परेचर मेजर को डिस्कस करना है. और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने मॉडल को बनाना है और मॉडल को बना के आपने डिफरेंट जोन को ही लिस्ट करना है, कौन कौन से जोन. हाँ जी. और इन कंट्रीज को भी डिस्कस करना है. टॉलरेट जोन में कौन कौन सी कंट्री, कौन से कॉन्टिनेंट्स के पोर्शन आ जाते हैं, टेम्परेट में कौन कौन से आ जाते हैं और फ्रिजिड में कौन कौन से आ जाते हैं. ठीक है, ये जनरल आइडिया है किसी भी कॉन्टिनेंट या कंट्री के. आपने अक्सर सुना तो हो है कि यूरोप बहुत ठंडा ममालिक है वहां पर, तो क्यों है वहां पर, आज आपको पता चल गया कि टेम्परेट जोन में आ जाता है. तो टेम्परेट जोन का मतलब तो ये है कि वहां पर जो सन रेज है वो इंक्लाइन होती है. तो थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर ये है टॉलरेट जोन क्यों हॉटेस्ट है. व्हाई इज द टॉलरेट जोन इज सो मच हॉट एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन. क्वेश्चन आ गया. आप इसको तो लिख देंगे ये जोन होते हैं, पर व्हाई, ये क्यों है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज बहुत इंपॉर्टेंट है. सूरज का करीब और दूर होना इंपॉर्टेंट नहीं. जैसे हमने एपीलियन पेरिहिलियन किया था कि सूरज अगर ऑर्बिट की बात करें तो जमीन सूरज के बहुत करीब होती है. किस डेट को? नो, 4 जनवरी को. 4 जनवरी को जमीन सूरज के इंतहाई करीब होती है. ठीक है, पेरिहिलियन कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिना को पेरिहिलियन कहा जाता है. और ये डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस 91 मिलियन माइल्स होता है उसका. ठीक है, पेरिहिलियन फिनोमिना है जब अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन होती है और ये 4 जनवरी को होता है. इसी तरह अवे कब होती है, सबसे एपीलियन कॉन्सेप्ट फिनोमिना इसको कहते हैं, APHELION, एपीलियन, अवे फ्रॉम द सन. और ये जो हमारे पास आता है 95 मिलियन माइल का डिस्टेंस होता है उसको, अर्थ और सन का. और आप हैरान होंगे ये जून में आता है, 3 जून को. वो अलग बात है, वो मैं सीजन, वो सीजन है, वो सीजन है. 3 जून, ये थोड़ा 3 और 4 का फर्क आ जाता है, लेकिन यूजुअली जून ही का मंथ होता है. 3-4 1-2 दिन का फर्क आ जाता है. ठीक हो गया. तो वो तो ये पॉइंट है. इसका मतलब ये हो गया सूरज और अर्थ का क्लोज होना ये मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि एंगल ऑफ दैट रेस जो कि अर्थ पे आ रही है, एंगल मैटर करता है. तो आसान लफ्जों में आप देख सकते हैं सुबह जब तुलुए आफ्ताब होती है देन आपको रोशनी तो आ रही होती है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती. इंटेंसिटी कब फील होती है? जब वर्टिकली सर पे आ जाए. तो यही आप समझ लें
कि हमारे पास ये वो टॉरड जोन का एरिया है जहां पर मैक्सिमम जो है सन रेज फॉल करती है, जबकि जैसे जैसे अर्थ का कर्वेचर जाता है वैसे वैसे वो इंक्लाइंड होती है, यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रोशनी की अमाउंट वही रहती है, तो ज्यादा एरिया पे रोशनी फैल जाती है, इसलिए इंपैक्ट कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर इसलिए भी कम है कि और अवे हो जाता है। यहाँ हमारे पास कुछ डेट्स आती हैं, मतलब ये कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न एक्सट्रीम लिमिट है सन रेज के वर्टिकली फॉल करने की। सूरज की रोशनी वर्टिकली बात करें हम लोग तो ये इक्वेटर पे, इक्वेटर से ऑनवर्ड 23 डिग्री तक जाते हुए फिर 23 डिग्री तक आते हुए इससे आगे नहीं जाते। टॉपिक ऑफ कैंसर आपके पास सपोज दैट हमारा जो एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, तो पाकिस्तान में आमतौर पे गर्मियों के मंथ जून जुलाई अगस्त में आते हैं। आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर देने लगा ऑस्ट्रेलिया वाली बात, इस पे तो करेंगे, मैं समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास होता कुछ ये है कि ये हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न है। हम जब सन रेज वर्टिकली फॉल कर रहे थे टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो इस पूरे नॉर्थ बेल्ट पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है, गर्मी का सीजन होता है, ठीक है, जब ये रेज वर्टिकली इस पे फॉल कर रही होती है। इसी तरह जब सन रेज वर्टिकली कैप्रिकॉर्न पे फॉल कर रही होती हैं तो इस पूरे सदर्न बेल्ट पर गर्मी का मौसम होता है, समर्स होते हैं। अगर यहाँ पर वर्टिकली फॉल कर रही है तो ऑब्वियसली यहाँ वर्टिकली फॉल नहीं कर रही है एट ए टाइम, तो यहाँ पर इंक्लाइन कर रही है, तो जब इंक्लाइन करें तो यहाँ पर कौन सा फिर टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा? देखिए हाँ, दो हम चीजें बना लेते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न, ग्लोब के दो हिस्से हैं ना, नॉर्दर्न हिस्सा और सदर्न हिस्सा। अगर सन रेज नॉर्दर्न हिस्से की तरफ है, अगर सन रेज यहाँ वर्टिकली आ रही हैं तो यहाँ पर इंक्लाइंड आ रही हैं, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम समर की बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सदर्न हेमिस्फीयर विंटर होगा वहां, और अगर विंटर समर की बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। ये ऑस्ट्रेलिया और का फर्क है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो हमारे यहाँ वहां पर टेम्परेचर का फर्क आ जाता है। नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया बल्कि अगर बात करें साउथ अमेरिका के जो कंट्री हैं जो सेम साउथ पे हैं, जैसे चिली की बात कर रहे हैं या जो अर्जेंटीना की बात करें, यूरोप की बात करें, तो यहाँ का जो टेम्परेचर इंटायरली डिफरेंट है हमारे टेम्परेचर से। हमारे सर्दी वहां गर्मी, हमारे गर्मी वहां सर्दी होती है। अब आगे यहाँ पर कौन सी डेट्स हैं जब यहाँ पर ये वेरिएशन आती है? यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, इसमें आता है सोलिस्टिक, सोलिस्टिक आ जाता है, फिर इक्विनॉक्स आता है, सोलिस्टिक एंड इक्विनॉक्स दो टर्म आती है हमारे पास। जब सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही है टॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उस वक्त हम ये उस मंथ कौन सा होता है? समर, मतलब सीजन समर होता है हमारे पास। और जो एग्जैक्ट डेट की बात करें तो जून का मंथ होगा, और जून हमारे पास 21 या 22 हो सकता है, 21 जून हो सकता है, 22 जून हो सकता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है? जून में ही आता है, 21 जून ही होता है। क्यों लॉन्गेस्ट होता है? थोड़े सर पे घड़ा अब जा ही नहीं रहा, ठीक है, जितनी देर तक नजर आता है वैसे दिन का दौरान ही बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी बता दूं, ये उसका लास्ट डे है, ये उसका लास्ट डे है यहाँ पर, नेक्स्ट अब आगे नहीं जाएगा, वापस ही आएगा, सनराइज वापस ही आएगी। तो वापस आते आते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गई हमारे पास, सितंबर आ गई, सितंबर 23 आ गई हमारे पास। ये वन डे का हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। सितंबर में आ गए हम लोग। सितंबर में 23 को डायरेक्ट सनराइज फॉल करी इक्वेटर के ऊपर, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड टेम्परेचर एक जैसा, डे का ड्यूरेशन एक जैसा होगा थ्रू आउट द ग्लोब,
टेम्परेचर, जो ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी इक्वल। ठीक है, इसी टर्म को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, और इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक। ओके, क्लियर। सितंबर में चले गए, सितंबर के बाद नेक्स्ट मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में आ गए हम लोग। दिसंबर 22 में आ गए हम लोग। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर में सन ने वर्टिकली फॉर गए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अब इट मीन्स कि अब वो उसकी एक्सट्रीम लिमिट आ गई है, इससे ऑनवर्ड वो नहीं जा सकता। अब यहां पर तो समर है, यहां लॉन्गेस्ट डे होगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में लॉन्गेस्ट डे होगा, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक डन। दिसंबर आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब वापस आए मार्च, अगेन मार्च पे आ गए। ये सितंबर था, अगेन यहां मार्च में चले गए। चले यहां निकल जाते, मार्च, मार्च 22 कर लें, मार्च 21 कर लें, 21 मार्च, 21 मार्च को अगेन इक्वेटर सामने आ गए। ठीक है, और अब क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, थ्रूआउट द ग्लोब डे एंड नाइट का ड्यूरेशन इक्वल होगा। ठीक हो गया, तो मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई, जून आ गया, इस तरह थ्रूआउट ये वेरिएशन चलती रहती है। ठीक है, तो साल में हमें समर सोलिस्टिक मिलता है, विंटर सोलिस्टिक भी मिलता है, और इक्विनॉक्सेस मिलता है। क्लियर हो गए। जब बराबर ये देखना है, बराबर कंपैरेटिवली बोथ साइड ऑफ द ग्लोब है, मतलब ये कि अगर आप यहां पर खड़े हैं और यहां पर खड़े हैं, तो इसका और इसका दौरानिया बराबर होगा। ऐसा नहीं कि इसका और इसका आपस में हो, बोथ साइड ऑफ द ग्लोब इक्वल होगा। अगर आप 10 कदम नॉर्थ में चले हैं तो 10 कदम साउथ में जाके उनका इक्वल होगा। हाँ, नॉर्थ में 10-10 कदम का फर्क है, उससे इक्वल नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। यहां पर खड़े हैं टॉर्च लेके, तो रोशनी चला रहे हैं, तो इसको ज्यादा रोशनी मिलेगी, इसको कम, इसको कम, इसको कम मिलेगी। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल सेंटर में खड़े हो गए तो जितनी इधर जा रही उतनी इधर भी आ रही है। ये पॉइंट है। देखिए ना, अगर आप इसको ही ले जाए ना कि जैसे दूर चले जाएंगे वैसे वैसे ड्यूरेशन हमारे पास कम हो जाएगा। हाँ, जब समर सोलिस्टिक होता है टॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये आपको बात बताऊं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में सूरज ग्रुप नहीं होता है। वो मतलब जून और ये जुलाई और फिर अगस्त, ये वाले मंथ आते हैं हमारे पास, यहां पर सन सेट होता ही नहीं है इनमें। क्यों नहीं होता? देखिए, इस वक्त ये पोजीशन है, ऐसे ही है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री यहां पर ही सारे। अब इनको तो सन नजर आ रहा है, इनके लिए तो ग्रुप हुआ ही नहीं है। इतनी हाइट पे जो है ना, इनकी तरफ आ रहा है। आप समझे, वो यहां पर खड़े हैं, दो सन को देख रहे हैं, सन बस थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है, ऊपर नीचे होता है, बट वो ग्रुप इनके लिए नहीं होता है। और इसी तरह अगर ये नीचे आ जाए सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो इनको नजर ही नहीं आता। कहते हैं 6 मंथ का दिन और 6 मंथ की रात होती है, इसलिए कहा गया। इधर 6 मंथ होते नहीं है, 3-4 मंथ होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है ऐसे, लेकिन वो चेंज होता है, ऐसा ऐसा चेंज आता जाता है। तो जब यहाँ पर डायरेक्ट सन रेज आ रही होंगी तो इनको तो नहीं मिलेगी ना, इनको तो रोशनी नहीं मिलेगी, यहाँ डार्कनेस होगी। हाँ, क्या जाता है? नहीं, वो बात नहीं, ये बात बनी हुई है
इक्वाडोर ये देखे ना, ये हमारे पास है ना, हाँ ये है, इक्वेटर से पास होता है। अब मैं बताऊं, बस बातें में शुरू हुई हैं, हम स्टूडेंट्स ऐसे याद कर लेते हैं। आपकी ग्लोब है ना, मतलब फुटबॉल है, ये फुटबॉल है मेरे पास, या ग्लोब शायद हो मेरे पास, हाँ जी मिल गया। अब देखिए, ये फुटबॉल है हमारे पास, ये इक्वाडोर है। अब मुझे बताइए, ये चांद है। अब ये कर्वेचर ही है ना जो उसे कहते हैं। अब और इक्वाडोर के बहुत करीब है, तो आप ये जो फ्रेंच गियाना के, कोलंबिया के भी दूर कहाँ होगा, वो बॉर्डर सा लग रहा है उसके। वो माइनर इश्यूज हैं, ये बहुत माइनर से हैं। आप ये कह लें कि यहाँ पर जो, हाँ आपको पता है कि नासा एली वो करता है, अपने रॉकेट को भेजता है, वो आपको ये छोटा सा एरिया यहाँ पर फ्रेंच गियाना, ये है, ये फ्रेंच गियाना, ये फ्रेंच गियाना कोई कंट्री नहीं है, बल्कि यूरोप के ये कलेक्टिवली आप कह लें कि ऑक्युपाइड है, जो कि स्पेस शटल्स वगैरह को ये भेजने के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन ऑफ द अर्थ का इम्पैक्ट कम पड़ता है, ये वजह है। हाँ ये है फ्रेंच गियाना, बॉर्डर बना रहा है सुरीनेम के साथ, गियाना और सुरीनेम, ये फ्रेंच गियाना इक्वेटर के पास। तो इक्वाडोर चांद के ज्यादा पास है, ये कुछ लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि इक्वाडोर जमीन से लैदा नहीं है। अगर इक्वाडोर चांद के करीब है, तो भाई ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो को क्या कसूर है? देखिए इधर चले जाते हैं, ये इक्वेटर है, ये आपने इक्वाडोर को पकड़ा है, ये इक्वाडोर है, इधर आ जाए। अब ये सारे रीजन जो है चांद के करीब ही है, चलते जाए, सारे कंट्री चांद के करीब ही है, ठीक हो गया ना। तो खाली इक्वाडोर की बात नहीं, और वो इतना अहम